रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है? स्क्रीन शेयर हुआ? हाँ मैम। यस मैम। अच्छा, तो होमवर्क क्या दिए थे? देखो होमवर्क थोड़ा सा बता देते हैं शॉर्टकट में, ठीक है? तुम लोग समझ जाओगे, रिलेटेड क्वेश्चन ही है, जो क्लास में किए थे ना वही है, लेकिन जिन लोगों का नहीं हुआ है हम बता देते हैं। देखो फटाफट बता देते हैं। तो होमवर्क क्या था? क्वेश्चन नंबर मुझे जितना याद आ रहा है 23, 24 और 25, क्या ये 3 था? एक बार बता दो मुझे। 23 और 24 था। 23 और 24 था, 25 नहीं था? नहीं, आप बोले थे ये करवाएंगे। अच्छा, ये करवाएंगे। ये भी सेम ही है, मैंने देखा नहीं था, ये सेम ही है। परसेंटेज तो कुछ काम में आ नहीं रहा है, ठीक है? तो 23, 24 होमवर्क था और 25 हम बोले थे करवाएंगे, तो ठीक है। 23 तो एकदम एज इट इज 22 के तरह ही है। तो 23 में देखो क्या बोला था, इसमें बोला है कि कंपनी हैज इट शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ 10 ईच ऑन 1/4/2010 it granted 5000 employee stock option at 50। तो कितना स्टॉक ऑप्शन है? 50 रुपीज वाला, ठीक है? और 5000 इम्प्लॉय को इशू दिया जाएगा और शेयर का प्राइस है 50 व्हेन द मार्केट प्राइस ऑफ 140। जो ऑफर किया जा रहा है, ऑफर प्राइस मतलब इम्प्लॉय का एक्सरसाइज प्राइस है 50 और मार्केट प्राइस है 140, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या करना है? 90 आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि कंपनी का जो लॉस होता है वही इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। 140 माइनस 50 90 हो जाएगा। The options were to be exercised between 1st December to 28 अप्रैल दिया हुआ है। द एम्प्लॉइज एक्सरसाइज देयर ऑप्शन फॉर 4800, 5000 की जगह 4800 ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ है, यानी 200 ऑप्शन लैप्स हो गया है। द रिमेनिंग ऑप्शन लैप्स बता दिया है, पास करना हम लोगों को जर्नल में। तो देखो अभी बता देते हैं ये वाला। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से है। वन फोर 2010 5000 एम्प्लॉय को ऑफर किया गया है, ठीक है? 5000 एम्प्लॉय को ऑफर किया गया है। एम्प्लॉय को ऑफर किया गया है एट द रेट ऑफ 50 और मार्केट प्राइस है 140, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने इसे आगे नहीं लिखा, जो भी हो 90 आएगा, नेगेटिव 90 नहीं लेकिन 90 आ रहा है, ठीक है? 140 माइनस 50 और एक्सरसाइज करना है 1 दिसंबर से लेके 28 अप्रैल तक इसके अंदर। तो यहाँ से यहाँ और ये पूरा, ठीक है? तो ये वेस्टिंग पीरियड हो गया। वेस्टिंग पीरियड हो रहा है 8 मंथ्स, ठीक है? और यहाँ पर एक्सरसाइज हो रहा है कितना सारा ऑप्शन? 4800 ऑप्शंस जो है वो एक्सरसाइज हो रहा है और दैट मीन्स 200 लैप्स हो रहा है। দিদি এটা কত নাম্বার অঙ্ক? 23 তিনটেই দুটোই তো হোমওয়ার্ক ছিল, 23 এন্ড 24। 23 नंबर है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे एक्सपेंस जो है। तो एक्सपेंस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? तो 5000 ऑप्शंस है, ठीक है? इनटू कितना हो जाएगा? 90 जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, इनटू 8/8, 8 मंथ्स और डिवाइडेड बाय 8 मंथ्स। टोटल वेस्टिंग पीरियड तो 8 मंथ्स ही हो रहा है और आगे कुछ नहीं है, एक ही बार करना हम लोगों को। माइनस कुछ भी रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है इसके पहले, तो यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है देख लो। यहाँ पर आएगा 4,50,000। अब हम लोग को एंट्री करना है 1 अप्रैल 2010, जिस दिन एग्रीमेंट हुआ है उस दिन नो एंट्री होता है। उसके बाद 1 दिसंबर 2010 हम लोग बुक करेंगे जो एक्सपेंस है उसे। तो एम्प्लॉय कंपेंसेशन अकाउंट डेबिट टू
ESOP 4,50,000, फिर 28 फरवरी जिस दिन एम्प्लॉय लोग खरीद रहा है ऑप्शंस, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ESOP हो जाएगा। तो कितना सारा ऑप्शंस एक्सरसाइज हुआ है 4,800 एट द रेट ऑफ 50 से इन लोगों को परचेज करना है, तो 2,40,000 2,40,000। और नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो ऑप्शन लैप्स हो गया है और पहले रिसीव कर लेते हैं, पहले कैपिटल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 28 फेब को और एक एंट्री होगा, ESOP टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो 4,800 इंटू 140 मार्केट प्राइस से होता है, 4,800 इंटू 10 हमेशा इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू यही होता है, और 4,800 इंटू 130, तो यहाँ पर हो जाएगा 6,72,000, 48,000, 6,24,000। और जो बच गया, मतलब जो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हुआ है उसे हम लोग भेजेंगे जनरल रिजर्व में। ESOP अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, 200 ऑप्शन लैप्स हो गया और उसमें 90 करके कंपनी का बच जाएगा प्रॉफिट, तो 18,000 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हो गया। और लास्ट हम लोग ट्रांसफर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ PL में। स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन, क्योंकि यहाँ पर पहले जनरल रिजर्व क्रिएट हो रहा है, उसके बाद हम लोग SPL जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर में ही PL बनता है, तो यहाँ पर माइनस कर लेना पड़ेगा, जनरल रिजर्व को एडजस्ट कर लेना पड़ेगा, तो 4,50,000 ऐसे होता है, लेकिन जनरल रिजर्व पहले रिकॉग्नाइज हो रहा है, तो 18,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 4,50,000 से 18,000 माइनस कर लो, तो देखो आ रहा है 4,32,000, 4,32,000। ये बिल्कुल सेम था क्वेश्चन नंबर 22 की तरह, सिर्फ वो 9 मंथ से था एक क्वेश्चन, ये 8 मंथ से है, डिफरेंस बस इतना ही है। देखो वो 9 मंथ्स वाला क्वेश्चन था, ये 8 मंथ्स का क्वेश्चन है, बाकी सब एज इट इज ही है। वो 9 मंथ्स था, ये 8 मंथ्स है। ये वाला नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, नो एंट्री वाला, नो एंट्री नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर 23। और नेक्स्ट हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, तो 24 वाला देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो, ऑन 1 अप्रैल 2010 ए कंपनी ऑफर्ड 100 शेयर टू ईच ऑफ इट्स 500 एम्प्लॉइज। 500 एम्प्लॉय को 100 शेयर्स ऑफर हुआ है, मतलब ईच एम्प्लॉय को 100, यानी 500 को कितना ऑफर हुआ होगा, 500 इंटू 100 at the rate of 50 per share. The employees are given a month to accept the offer at the rate of 50, यानी एक्सरसाइज प्राइस है 50 रुपीज और टाइम ड्यूरेशन है 1 मंथ। The shares issued under the plan shall be subject to lock in on transfer for 3 years from the grant date, यानी स्वेट इक्विटी शेयर है, क्योंकि इसमें प्लान जो है ये देखो लॉक इन पीरियड है, और हम लोगों ने लास्ट दिन स्वेट इक्विटी शेयर भी पढ़ा था, और लॉक इन पीरियड का मतलब ही होता है कि ये स्वेट इक्विटी शेयर के लिए एप्लीकेबल होता है। और स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है वो लास्ट दिन हम लोगों ने किया।
The market price of the share of the company on the grant date is 60 per share. Market price है grant date मतलब जिस दिन agreement हो रहा है 60 rupees. Due to post vesting restriction on transfer, the fair value of the share issued under the plan is estimated at 56 per share. तो post vesting restriction की वजह से fair value है 56. On 30th April 2010, 400 employees accepted the offer and paid 50 per share purchase. Nominal value है 10. हम लोग को क्या करना है, एंट्री पास करना है. तो यहाँ पर हम लोग का एक्चुअली स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में बता रहा है और इसमें एंट्री इस तरह से होता है. देखो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, नोट्स में मैंने लिखवाया है. देखो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, एम्प्लॉय कंपेंसेशन डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. तो बैंक अकाउंट डेबिट. अब देखो कितना एम्प्लॉय ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा है, 400. देखो 400 एम्प्लॉय और एक एक जन को कितना करके ऑफर हुआ है, 100 शेयर्स ऑफर है. तो 400 इंटू 100, तो इतना सारा शेयर एक्सरसाइज होगा एट द रेट ऑफ 50 में. तो एट द रेट ऑफ 50 में ये हो जा रहा है 20 और उसके बाद 50. तो 20 लाख. एम्प्लॉय कंपेंसेशन, तो 400 इंटू 100, तो यहाँ भी होगा कितने शेयर पे कंपेंसेट हो रहा है, यहाँ पर भी होगा 400 इंटू 100. यहाँ ऑलवेज 10 रुपीज होता है बिकॉज इक्विटी शेयर का वैल्यू 10 होता है. तो ये लिख लेते हैं, ये 4 लाख हो गया. सिक्योरिटीज प्रीमियम बाकी वैल्यू से होगा. तो 400 इंटू 100 और सिक्योरिटीज प्रीमियम देख रहे हैं कितना हो रहा है. और यहाँ पर कौन सा वैल्यू आएगा, यहाँ पर हमेशा आता है अगर एक फेयर वैल्यू है तो फेयर वैल्यू से माइनस करना पड़ेगा हम लोगों का एक्सरसाइज प्राइस. और एक्सरसाइज प्राइस है हम लोगों का, देखो फेयर वैल्यू कितना लिया है, 50. फेयर वैल्यू 56 है और एक्सरसाइज प्राइस है 50. तो दोनों का गैप लेना पड़ता है, यानी 6 रुपीज हो जाएगा. तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 2,40,000. ये हो गया 2,40,000. तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा 46 रुपीज. सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा 46 रुपीज बिकॉज 10 रुपीज वाला शेयर है, उसका फेयर वैल्यू लगाया है 56. तो 46 रुपीज हो जाएगा हम लोगों का सिक्योरिटीज प्रीमियम. तो 46 इंटू 4, तो 184. $400 है ये. हाँ 400 है, यहाँ पर 0 एक एक्स्ट्रा दिख रहा है. 400 मतलब 4 zeros और 184 हो रहा है, यानी 1,84,000. ठीक है. अब हम लोग को SPL में ट्रांसफर करना है. तो SPL मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएल तुम लोग पूरा लिखोगे टू ईशर. तो ये हो जाएगा 2,40,000. सॉरी, ये तो एम्प्लॉय कंपेंसेशन है, ये सब लिख दिया मैंने. ये राइट ऑफ हो रहा है ना एम्प्लॉय कंपेंसेशन, तो ये गलती से मैंने एम्प्लॉय कंपेंसेशन. ये देखो ये था. और ये एकदम क्वेश्चन नंबर 27 जो है ना उसी की तरह था एकदम, बस डेटा जो है वो अलग था एकदम. क्वेश्चन नंबर, ये देखो क्वेश्चन नंबर 27 सेम लैंग्वेज है, सिर्फ अमाउंट बदल दिया. यहाँ 50% एम्प्लॉय बोला था, यहाँ परसेंटेज की जगह डायरेक्ट जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दिया है. और ये लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 25, इससे भी कर ही लेते हैं.
तो क्वेश्चन नंबर 25 एक बार रीड करो तुम लोग, देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है चॉइस लिमिटेड ग्रांट 100 स्टॉक ऑप्शंस टू ईच ऑफ इट्स 1000 एम्प्लॉइज। तो 1000 एम्प्लॉइज है और एक एक एम्प्लॉय को पर एम्प्लॉय को 100 स्टॉक ऑप्शंस दिया गया है ऑन 1/4/2008 फॉर ₹20, यानी exercise value है ₹20 डिपेंडिंग अपॉन द एम्प्लॉइज एट द टाइम ऑफ वेस्टिंग ऑफ ऑप्शंस। तो जब मतलब वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो ₹20 से वो लोग परचेज कर सकता है। द मार्केट प्राइस ऑन द शेयर इज 50, मतलब उस डेट पे जिस दिन एग्रीमेंट हो रहा है और इसी पे हम लोगों को इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगा। मैंने नोट लिखवाया था, उसे एक बार देखोगे तो मार्केट वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ग्रांट डेट वाला ही काम में आता है। दिस ऑप्शंस विल वेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर 1 if the earning of choice limited increases 16%। अगर जो ये है अर्निंग है उनका अगर 16% इंक्रीज हो रहा है तो ऑप्शन जो है वो वेस्ट हो जाएगा ईयर 1 में, और it will vest at the end of the year 2 if the average earning of 2 years increases by 13%, or lastly it will vest at the end of the third year if the average earning of 3 year will increase by 10%। 5000 unvested options lapsed on 31st March 2009। 5000 options जो है वो lapse हो गया है। 5000 unvested options lapsed। 4000 unvested options lapsed on 31st March 2010 and finally 3500 unvested option lapsed on 31st March 2011। क्योंकि सबका वेस्टिंग पीरियड एक बार ईयर 1 तक वेस्टिंग पीरियड, फिर 2, फिर 3, इस तरह से ओवरऑल 3 ईयर ही है। तो यहाँ पर बताया है कि किस तरह से एम्प्लॉय जो है वो छोड़ के चला गया है और नंबर ऑफ एम्प्लॉय की जगह ऑप्शंस लैप्स बता दिया है और अर्निंग इन लोग का बता दिया है। एक बार है 14%, 10%, 7%। 850 employees exercised their vested option within a year and remaining options were unexercised at the end of the contractual life past necessary journal entries। तो 850 employees जो है उन्होंने एक्सरसाइज किया है अपना ऑप्शंस विद ईयर एक साल के अंदर, एंड रिमेनिंग ऑप्शंस वेयर, जो बाकी बचा हुआ ऑप्शन है जो अनएक्सरसाइज्ड ऑप्शन है एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ, और बाकी क्या है वो मतलब वो लैप्स हो गया है पास जर्नल एंट्री। हम लोग को इसका इस बेसिस पे जर्नल एंट्री पास करना है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 25 को भी कंप्लीट कर देते हैं। थाउजेंड ऑप्शन, थाउजेंड 100 ऑप्शंस, 1000 100 ऑप्शंस और 1000 एम्प्लॉय। यहाँ इंटू लगा देते हैं, 100 इंटू 1000 हो जाएगा तो टोटल ऑप्शन एट द रेट ऑफ 20 एक्सरसाइज प्राइस, और ये जो है मार्केट प्राइस जो है वो है 50, तो इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगा 30। और ये है 2008, फिर 2009, 2010, 2008, 2009, 2010 और यहाँ 11। तो फर्स्ट देखो क्या हुआ है, depending upon the employee at the time of vesting, the market price options will vest at the end of the year 1 if the earning choice limited increases 16%, or it will vest at the end of the year 2 if the average earning of 2 years increases by 13%, and lastly it will vest at the end of the third year if the average earning of 3 years will increase by 10%। 5000 unvested option lapsed on 31st March 2009। तो 31st March 2009 में 5000 ऑप्शंस जो है वो लैप्स हो गया। उसके बाद कितना लैप्स हुआ है 4000, उसके बाद 4000
उसके बाद 3500, उसके बाद हो रहा है 3500। अब देखो यहाँ वेस्ट होगा, अगर यहाँ वेस्टिंग पीरियड तभी होगा अगर 16% इंक्रीज है, ये बताया है क्वेश्चन में, एक बार देखो। वेस्ट तभी होगा अगर 16% अर्निंग जो है इंक्रीज होगा। अगर नहीं होता है तो फिर सेकेंड ईयर तक जाएंगे, दैट इज 13% होना चाहिए। अगर 13% इंक्रीज होगा तो सेकेंड ईयर में ही वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट ऑप्शन 2 और वेस्ट ऑप्शन 3 ले लेते हैं। इसका दिया है कि 10% इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट में कितना ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ है, 850 हुआ है या लैप्स हुआ है, देखते हैं। 850 एम्प्लॉइज एक्सरसाइज देयर वेस्टेड ऑप्शन, 850 एम्प्लॉइज है तो 850 इंटू हर एक एम्प्लॉय को कितना करके ऑफर है, 100, तो ये हो जाएगा एक्सरसाइज। इतना एक्सरसाइज हो रहा है। अच्छा, अब हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा हम लोगों का जो है वेस्टिंग पीरियड, क्या फर्स्ट ईयर सेटिस्फाई हो रहा है या सेकेंड या थर्ड ईयर। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है अर्निंग है 14, 10 और 7%, तो फर्स्ट ईयर में तो 14% है, जबकि बोला गया था 16%, ठीक है। तो एवरेज बोला है, तो ये फर्स्ट ईयर का एवरेज कुछ नहीं हो रहा है, यानी वेस्टिंग पीरियड शिफ्ट हो जाएगा सेकेंड बेस्ट ऑप्शन में हम लोग को जाना पड़ेगा। और एवरेज चेक करते हैं, देखो तो 14 और 10, तो इसका एवरेज करते हैं। 14 और 10 का एवरेज करेंगे तो कितना आएगा, ये आ रहा है 12%, ठीक है। तो ये 13% से कम है, इसका मतलब फिर नेक्स्ट वाले में शिफ्ट होना है, मतलब वेस्टिंग पीरियड थर्ड ईयर तक चला जाएगा। तो 14 + 10 + 7 3 इयर्स का एवरेज निकालेंगे, तो 14 + 10 + 7 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ रहा है 10.3%, ठीक है। ये परसेंटेज लिख लो, तो ये आ रहा है। तो फिर ये 10% से ज्यादा है, यानी वेस्टिंग पीरियड जो है वो थर्ड वेस्ट पीरियड तक चलेगा, मतलब फर्स्ट ईयर में वेस्टिंग नहीं हो सकता। यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसे ही बताया था, देखो कि अगर इन लोगों का अर्निंग 16% इंक्रीज हो रहा है तो ऑप्शंस विल वेस्ट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, लेकिन फर्स्ट ईयर में नहीं हुआ ऐसा कुछ। फिर सेकेंड ईयर में भी देखो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सेकेंड ईयर ये लोग चाह रहा था 13% होगा तो वेस्ट 2 सिचुएशन क्रिएट होगा, मतलब 2 साल का वेस्टिंग पीरियड। और अगर 10% तक जाना है तो फिर 3 इयर्स का, तो ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर ये ऑप्शन देखना पड़ेगा। ये नहीं सेटिस्फाई किया बिकॉज 14% था, फिर ये नहीं सेटिस्फाई किया बिकॉज 12%, जबकि इन लोगों का क्राइटेरिया है 13% इंक्रीज। फिर ये वाला ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर वेस्टिंग पीरियड यहाँ तक कर सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर 10% इंक्रीज होना चाहिए जो कि 10.3% है, तो मिनिमम 10, तो मैक्सिमम तो 10 से ज्यादा हो सकता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में एजम्पशन यही लेंगे, एजम्पशन ऑप्शन विल वेस्ट एट ईयर 3 तक, ठीक है। ईयर 3 तक ऑप्शन जो है वो वेस्ट होगा, मतलब वेस्टिंग पीरियड हो जाएगा 3 इयर्स। यहाँ पर यही चीज करना था एक्स्ट्रा जो था, और बाकी एज इट इज हम लोग जैसे करते वैसे ही करेंगे। हम लोग 3 इयर्स का कंपनसेशन पीरियड निकालेंगे, कंपनसेशन वैल्यू निकालेंगे। तो 8, 9 में क्या हो जाएगा, रूल्स क्या है, रूल्स देखो इस तरह से है। पहले कितना ऑफर हुआ है, देखो यहाँ पर 1000 into 100, तो 1000 into 100 लिखेंगे, माइनस हो जाएगा 5000, क्योंकि छोड़ के चला गया है। 5000 ऑप्शंस लैब से क्वेश्चन में था, इनटू फेयर इंट्रिंसिक वैल्यू दैट इज 30 इनटू एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड, माइनस अगर कुछ भी रिकॉग्नाइज्ड है, तो कुछ भी रिकॉग्नाइज्ड तो नहीं है। अब तुम लोग बताओ कितना हो रहा है। 5000 यहाँ पर करके दिया हुआ था, ये देखो 5000 टोटल ऑप्शंस दिया हुआ था जो लैब से, तो बताओ कितना हो रहा है। 9,50,000 हो रहा है दीदी। और फिर नेक्स्ट ऐसे ही करेंगे हम लोग फॉर 9, 10, 2009, 2010। इसमें भी कैसे करेंगे, देखो क्या है, 1000 into 100 माइनस 5000, जो पहले वाला था टोटल से फर्स्ट वाला माइनस कर दिया, फिर सेकेंड भी हम लोगों ने माइनस कर दिया क्योंकि इतने लोग चले गए, ठीक है, इतना ऑप्शन स्लैप्स हो गया, इनटू
इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब हाँ यहाँ भी इंट्रिंसिक वैल्यू इनको एक्सपायर्ड तो 2 हो जाएगा, ये 1 नहीं होगा, डिवाइडेड बाय 3 और माइनस करना है कोई भी एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, दैट इज 9,50,000, दैट इज 9,50,000। तो यहाँ पर कैलकुलेट करके देखो कितना आएगा। $8,70,000 आ रहा है, 8,70,000 ये आ रहा है, 8,70,000। अब नेक्स्ट हम लोग 2010-11 का कर लेते हैं। 10-11 में क्या हो जाएगा, फिर से वैसे ही करेंगे, 1000 ये टोटल है, 1000 इंटू 100 माइनस 5000 डिक्रीज करना है, 4000 डिक्रीज करना है और 3500 इंटू इंट्रिंसिक वैल्यू इंटू एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल वेस्टिंग तो 3। तो यहाँ पर आ रहा है 3 कैंसिल या 30 8,05,000। अब तुम लोग को क्या करना है, तुम लोग को एंट्री पास करवाना है कि जैसे हम लोग हाँ বলছি ওই 9,50,000 আর 8,70,000 লেস হবে না ও থার্ড হ্যাঁ ইয়ারে? হ্যাঁ হ্যাঁ লেস হবে, লেস করেই হবে, আমি ক্যালকুলেট করেছি। হ্যাঁ 9,50,000 আর 8,70,000, 9,50,000 और 8,70,000 ये माइनस करना पड़ेगा, हम सिर्फ कैलकुलेटर में कर दिए। 9,50,000 प्लस 8,70,000 ना। হ্যাঁ দিদি। हाँ तो अब ये पूरा देख लो, 8,05,000 ही आएगा। आ रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लो। आ गया। अब बस एंट्री पास करवाएंगे हम लोग। एंट्री जो पहले जो एकदम इक्वल एंट्री होते रहता है वो पास करवाना है, जैसे एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट, ये देखो एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू क्या होता है, टू ई-शॉप होता है, फिर क्या होता है एसपीएल टू क्या हो जाएगा एम्प्लॉय कंपनसेशन। इसी को 3 टाइम्स करेंगे, एक बार हो जाएगा फॉर द ईयर एंडेड 2000, कहाँ से शुरू हो रहा है इसका ईयर, शुरू हो रहा है हम लोगों का 8, 9, 9, 10, 10, 11, तो 8, 9, 9, 10, 10, 11, तो ये 8, 9 के लिए। तो वैल्यू देखो कितना है, वैल्यू है 9,50,000, ये वैल्यू है 9,50,000। अच्छा फिर से 2009-10 के लिए ऐसा ही होगा एंट्री, एम्प्लॉय कंपनसेशन टू ई-शॉप और एसपीएल टू एम्प्लॉय कंपनसेशन और वैल्यू हो जाएगा 8 लाख, कितना था 8,70,000, तो वैल्यू हो जाएगा 8,70,000। और एक बार लिखना हम लोग को 10-11 एम्प्लॉय compensation to e-shop to SPL to employee compensation।
वैल्यू है 8,05,000, वैल्यू है 8,05,000। लास्ट में हम लोग एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसके बैंक अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय टू ईशॉप करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू ईशॉप, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, देखो कितना एक्सरसाइज हो रहा है 850 इंटू 100, और हम लोग को कितना करके मिलेगा एक्सरसाइज प्राइस जो है, तो यहाँ देख लेते 20 कर। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 850 100 17 लाख हो जाएगा, 17 लाख। इसके बाद का एंट्री होता है ईशॉप टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो ईशॉप में हो जाएगा 850 इंटू 100 इंटू जो है मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस कितना था 50 रुपीज, मार्केट प्राइस है 50 रुपीज। $850 इंटू 100 इंटू 10, 850 इंटू 100 इंटू 40, तो ये तो हो रहा है 8,50,000। अच्छा, ये कितना हो रहा है 34 लाख हो रहा है, ये हो रहा है 34 लाख, और ये हो रहा है 42, ये हो रहा है 4,25,000, 42,50,000 हो रहा है क्या 40, हाँ। और लास्ट में हम लोग को ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में। ये देखो तो ठीक हुआ है कैलकुलेशन, 850 इंटू 100 इंटू 50, तो ये हो गया 4 लाख 42,50,000, 42,50,000। हाँ मैम। ठीक है ना? हाँ। अच्छा, और जनरल रिजर्व का एंट्री पास कर दो। जनरल रिजर्व तो ईशॉप टू जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व में उतना चला जाएगा जितना ऑप्शन लैप्स हो गया, तो कितना ऑप्शन लैप्स हुआ इनटू इंट्रिंसिक वैल्यू। अब देखो लास्ट तक जो एक्सरसाइज हुआ उसी के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे कि कितना ऑप्शन लैप्स है। तो 850 एक्सरसाइज हुआ है, तो कितना लैप्स हो गया है 850 इंटू 100, मतलब 8,500, और ऑफर हुआ था 1000 इंटू 100, तो 1000 इंटू 100 यानी 1 लाख माइनस 850 इंटू 100 माइनस 85 और 30, यानी कितना ऑप्शन लैप्स हो रहा है 15,000 हो रहा है। और यहाँ पर तो मुझे क्या एक मिनट, यहाँ लास्ट तक कितना आ रहा है नंबर ये चेक करना पड़ेगा, ये वाला 1000 इंटू 100 माइनस 5,000
-4,000 minus 3,500 तो 87,500। और ये देखो लास्ट तक, ये थर्ड ईयर तक कितना हो रहा है, ये नंबर काउंट करोगे, ये जो कैलकुलेशन है इसका वैल्यू आ रहा है 87,500, ठीक है। और उसके बाद देखो, लेकिन एक्सरसाइज होना चाहिए था 87,500, वो स्टार्टिंग से काउंट करेंगे फिर माइनस करके आना पड़ेगा, तो यहाँ तो हम लोगों ने करके रखा है। एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर 87,500 ऑप्शंस जो है वो एक्सरसाइज होने वाला था, लेकिन हुआ कितना, हुआ है 85,000, ठीक है। मतलब ये 85,000, क्योंकि 850 into 100 85,000, लेकिन होना चाहिए था 87,500, तो माइनस 85,000 कर दो तो कितना लैप्स है वो मिल जाएगा, 2500 हो रहा है, 2500 हो रहा है। किस तरह से कैलकुलेट किया हम लोगों ने, लास्ट का जो नंबर है वो चेक करोगे तो समझ जाओगे। लास्ट का नंबर जो आ रहा है वो आ रहा है 87,500, 87,500 आ रहा है, और हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि एक्सरसाइज हुआ है 85,000, तो फिर कितना लैप्स हो गया है 2,500, तो 2,500 into 30, तो 2,500 into 30 होगा 75 होता है, और ये 3 zeros मतलब 75। क्योंकि एकदम 10,000 से करेंगे तो होगा, प्रॉब्लम नहीं, एकदम स्टार्टिंग से करेंगे फिर उसमें माइनस करना पड़ेगा, यानी 1000 into 100 माइनस 5,000, फिर जो आएगा उसमें माइनस 4,000, फिर जो आएगा उसमें माइनस 3,500, फिर उसमें से माइनस करना पड़ेगा 85,000। और वो वाला चीज तो यहाँ किया हुआ ही था, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट चेक कर लिया, तो तुम लोग चाहो तो वहां से भी कर सकते हो। इसको मैं एक बार रब कर देते, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ये क्या है। तो यहाँ से ये नंबर मिल जाएगा, और लेकिन इतना ऑप्शन होना चाहिए था, हम लोग को लगा था, लेकिन बाद में जब एक्सरसाइज का टाइम आया तो सिर्फ 850 into 100 ऑप्शन से एक्सरसाइज हुआ। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया ईशॉप का, जो भी जितना तरह का सम्स हो सकता है, इंक्लूडिंग स्वेट इक्विटी शेयर, ठीक है। इसमें स्वेट इक्विटी शेयर भी हम लोगों ने कवर किया। अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। इशू भी है, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, तो तुम लोग हेडिंग करके लिख सकते हो, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। Issue and redemption of debenture। सबसे पहले देखो व्हाट इज डिबेंचर, ये देख लेते हैं। डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर है लोन, ठीक है। डिबेंचर मीन्स लोन होता है, और ये लोन जो है ये पब्लिक से कंपनी लेती है, और कोई नहीं ले सकता है, ठीक है। जैसे नॉर्मल जो ट्रेडर है या पार्टनरशिप हम, ये इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं ऐसा, मतलब देखो ट्रेडर तो ऐसा मांगेगा नहीं, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है। पार्टनरशिप में भी अगर लोन वगैरह है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ही जाता है सब, मतलब मान लो बैंक वगैरह से लेता है। लेकिन कंपनी अगर देख रही है कि बैंक में कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब क्या हो रहा है ना कि लोन का इंटरेस्ट ज्यादा है, जबकि पब्लिक से लेने से कम हो जाएगा, रिस्क भी कम है, तो कंपनी क्या कर सकती है, पब्लिक को बोल सकती है कि मुझे लोन दे दो। जैसे कंपनी क्या करती है, शेयर के लिए पब्लिक को ऑफर देती है, कि इक्विटी शेयर के लिए ऑफर देती है, प्रेफरेंस शेयर के लिए ऑफर देती है कि मेरे बिजनेस में पैसा लगाओ, अभी तुम मुझे पैसा दे दो, जो हम कैपिटल में कन्वर्ट करके बिजनेस में लगाएंगे, फिर उससे जो भी रिटर्न आएगा उसमें तुम्हारा भी हिस्सा होगा। उसी तरह से कंपनी चाहे तो पब्लिक से क्या ले सकती है, पब्लिक से लोन भी ले सकती है। तो वो जो लोन लेती है उसी का नाम होता है डिवेंचर। और इसका क्या होता है, इसका रेट होता है, इसका एक नाम होता है, नाम मतलब इसके आगे रेट बताना पड़ता है, इसे इशू किया जाता है। और जब इशू किया जाता है तभी इसका सारा टर्म्स एंड कंडीशन बताया जाता है कि कितना परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट में कंपनी ये लोन ले रही है पब्लिक से, कितने दिन बाद कैंसिल पे ऑफ यानी रिडीम करने वाली है, कितने दिन बाद रिडीम करने वाली है,
ये सारा टर्म्स एंड कंडीशन लिखना पड़ेगा जब कंपनी से इशू करेगी तभी। तो यहाँ पर देखो हम लोग को करना क्या है, इशू एंड रिडेम्पशन दोनों ही पढ़ना है, जबकि इशू से उतना क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि इशू इजी है, मेन यहाँ पर रिडेम्पशन ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग दोनों चीजें सीखेंगे, बिकॉज इशू नहीं सीखेंगे तो फिर रिडेम्पशन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग को पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो इशू, ये थोड़ा सा बेसिक जो है ये हम लोग को जानना पड़ेगा। फिर पॉइंट 2 में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब होता है कैंसिलेशन। कैंसिलेशन मतलब लोन जो है वो तो लाइफ टाइम के लिए कोई नहीं लेगा ना, लोन का एक टर्म होना चाहिए, तो वो रिडीम मतलब कब पे हो रहा है, कब कैंसिल हो रहा है। और रिडेम्पशन का जो मेथड्स है वो हम लोग को पढ़ना। एक होता है सोर्सेस एंड, क्या क्या पढ़ना है, सोर्सेस एंड मेथड्स ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन का सोर्सेस और मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। सिंकिंग फंड, फंड क्रिएट करके किस तरह से हम लोग डिवेंचर को रिडीम कर सकते हैं। एंड लास्ट कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी डिवेंचर को किस तरह से कैंसिल कर रही है, अगर वो कन्वर्टेबल डिवेंचर है, क्योंकि डिवेंचर का बहुत सारा नेचर होता है। अगर कन्वर्टेबल डिवेंचर है तो उस डिवेंचर को कंपनी चाहे तो उसे इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर सकती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर। फ्यूचर में इसे शेयर में कन्वर्ट हो जाए लाइक इक्विटी शेयर, तो इसे बोलते हैं कन्वर्जन। तो उस तरह से भी कंपनी क्या कर सकती है, डिवेंचर को कैंसिल कर सकती है कि पेमेंट नहीं किया, मैंने तुम्हें अपनी कंपनी का क्या बना दिया है, ट्रू ओनर, बिकॉज हम लोग को पता है इक्विटी शेयर होल्डर आर द ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी। और यहाँ पर डिवेंचर होल्डर ओनर नहीं होता है, डिवेंचर होल्डर क्या होता है, डिवेंचर होल्डर जस्ट लाइक क्रेडिटर या फिर लोन जो देता है उनकी तरह इनको ट्रीट किया जाता है। लेकिन तुम लोग को पता है जो तुम लोग एफए में सीखते हो ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उससे क्या माइनस होता है सबसे पहले, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट माइनस होता है, तो वो इंटरेस्ट इस डिवेंचर होल्डर लोगों का ही होता है। मतलब चाहे डिवेंचर होल्डर हो चाहे बाहर से कोई भी लोन लिया हो, तो पहले इन लोग का प्रायोरिटी रहता है कि इन लोग को पे किया जाता है। और तुम लोग अगर देखोगे तो इंटरेस्ट के बाद जो बचता है उससे क्या देते हैं, ईबीटी, ईबीटी से टैक्स, टैक्स के बाद जो बचेगा उसमें से अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ता है, फिर कुछ बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। तो इसीलिए इन लोगों का प्रायोरिटी आगे रहता है। लेकिन इन लोगों का जो मतलब इनकम है लोन दे के पब्लिक का, वो फिक्स्ड है। अगर वो इक्विटी शेयर होल्डर बनता है तो प्रॉफिट फिक्स नहीं होता है, वो फ्लक्चुएट करेगा। अगर कंपनी का ज्यादा प्रॉफिट है तो ज्यादा मिलेगा, कम है तो कम। मतलब उन लोगों को डिविडेंड, एक्चुअली जो डिविडेंड होता है वो कम बेसी हो सकता है, लेकिन डिवेंचर लोन देने पे इंटरेस्ट मिलेगा पब्लिक को जो फिक्स्ड होगा, जो स्टार्टिंग में बता दिया वही। अब कंपनी का कंडीशन अच्छा हो या बुरा हो, कंपनी को उतना ही इंटरेस्ट देना है। अगर अच्छा है तो ऐसा नहीं कि ज्यादा देना पड़ेगा, जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर के केस में होता है कि ज्यादा देना पड़ता है। और वैसे कम है तो फिर खराब हालत है तो ऐसा नहीं कि कम दे देंगे, जितना बोल दिया है उतना देना ही पड़ेगा। तो डिवेंचर होल्डर लोगों को जो मिलता है दैट इज इंटरेस्ट होता है, और वो कंपनी को पे करना ही पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले हम लोग हेडिंग करते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर। इसका जर्नल पढ़ लेते हैं, कैश इशू। कैश इशू मतलब हम लोग डिवेंचर इशू कर रहे हैं लेकिन बदले में हम लोगों को कैश ही चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। अगर कैश ही चाहिए तो क्या एंट्री होगा, तो एंट्री होगा लोन की तरह। लोन इशू करने से जो एंट्री होता है, सॉरी लोन लेने से जो एंट्री होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज कुछ देना पड़ेगा ऑफ डिवेंचर, जितना परसेंटेज मतलब इंटरेस्ट, ये परसेंटेज जो है ये इंटरेस्ट बताता है, इसी को बोलते हैं डिवेंचर का जो नेम है ये परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे 5% डिवेंचर, 10% डिवेंचर। बीइंग डिवेंचर इशू। और ये देखो डिवेंचर जो है हम लोग पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों में ही इशू कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने जो एंट्री लिखा है वो पार का है, ठीक है। ये कैश इशू का है और यहाँ पर हेडिंग कर देते हैं ये पार वैल्यू का है।
और नॉर्मली डिवेंचर का पर वैल्यू जो है वो 100 होता है, ठीक है। जैसे इक्विटी शेयर का 10 होता है, अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो डिवेंचर का पर वैल्यू जो है वो 100 रुपीज माना जाता है। नेक्स्ट, डिस्काउंट। डिस्काउंट में क्या हो जाएगा एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट, बिकॉज डिस्काउंट में करने से लॉस होता है, टू डिवेंचर। इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं परसेंटेज, लिख सकते नहीं, लिखना ही हम लोग को परसेंटेज देना पड़ेगा। बीइंग डिवेंचर इशूड एट, जो परसेंटेज होगा एट इतना डिस्काउंट, इस तरह से नैरेशन लिखना है। उसके बाद प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम बीइंग डिवेंचर। तो ये हो गया हम लोगों का इशू का एंट्री, इशू एट पार, इशू एट डिस्काउंट और इशूड एट प्रीमियम। अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, ये कैश बेसिस पे था, अब हम लोग लिख रहे हैं कि नॉन कैश इशू। मतलब इशू तो कर रहे हैं, डिवेंचर हम लोगों ने इशू कर दिया है, डिवेंचर होल्डर बना लिया है कंपनी में, लेकिन नॉन कैश इशू मतलब उसके बदले हम लोगों ने पैसा नहीं लिया है, कुछ एसेट वगैरह ले लिया है। तो क्या एंट्री होगा? तो एंट्री होगा सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, जो एसेट खरीदा है, टू डिवेंचर, इसे बोलते हैं नॉन कैश, या फिर अदर देन परसेंटेज, बीइंग डिवेंचर इशू, बीइंग डिवेंचर इशू। अब नेक्स्ट करेंगे इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। Issued as collateral security। इसमें कोई भी एंट्री करने का जरूरत नहीं होता है, नो एंट्री, जस्ट जो फैक्ट है इसे डिस्क्लोज करना पड़ता है। फैक्ट विल बी डिस्क्लोज अंडर loan as secured by issue of debenture। As collateral security, as collateral security। बस ये फैक्ट डिस्क्लोज करना है कि कोलैटरल सिक्योरिटी के हिसाब से हम लोगों ने डिवेंचर इशू किया है, तो वो फैक्ट को बस डिस्क्लोज करना पड़ता है। जहां पर हम लोग लोन का अमाउंट लिखते हैं वहीं पर एंट्री कुछ भी इसके लिए पास नहीं करवाना। अब जो नोट है वो हम लोग लिखेंगे, नोट 1, एक
नोट लिखना हम लोगों को, इफ रिडेम्पशन, अभी तक तुम लोगों ने इशू किया है, अब इशू हुआ है तो कभी ना कभी तो रिडेम्पशन यानी कैंसिल होगा। तो इफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, जैसे रिडेम्पशन भी हो सकता है पार में, प्रीमियम में या फिर डिस्काउंट में। इफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इज एट प्रीमियम, लेकिन अगर प्रीमियम में होगा तो एक रूल्स याद रखना हम लोगों को, then premium on redemption should be recognized as liability along with loss on issue. If redemption of debenture is at premium, then premium of redemption should be recognized as liability along with loss on issue. On the day of तो एंट्री हो जाएगा लॉस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिटर्न being debenture premium on redemption recognized. इससे रिलेटेड सेकेंड पॉइंट जो है इसे नोट करो, loss on issue of debentures should be written off over redemption period in redemption period in ratio of outstanding debenture. इसके लिए एंट्री होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू। मतलब SPL, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू being debenture loss written off। और इसके साथ साथ क्या होगा, डिबेंचर का इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा,
तो इंटरेस्ट पे करने का एंट्री क्या होगा, तो यहाँ पर हेडिंग करते हैं डिबेंचर इंटरेस्ट। अब ये किस तरह से पे होगा, इंटरेस्ट पे करने का एंट्री जैसे होता है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट की जगह लिखेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट। लॉस है कंपनी के लिए, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, लॉस मतलब एक्सपेंस है, लॉस नहीं एक्सपेंस, टू बैंक बीइंग इंटरेस्ट पेड, बीइंग इंटरेस्ट पेड, और उसके साथ साथ उसको SPL में भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट 1 एंट्री हो जाएगा, पॉइंट 2 में लिखेंगे SPL अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट being debenture interest written off, being debenture interest written off। अब देखो, सबसे पहले तो कैश इशू किया हम लोगों ने पर वैल्यू पे, दैट इज बैंक टू समथिंग परसेंटेज ऑफ डिवेंचर। उसके बाद ये डिस्काउंट बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू डिवेंचर, डिवेंचर लोन होता है इसीलिए लाइबिलिटी हो गया, डिस्काउंट में करेंगे तो लॉस है, बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि पैसा आ रहा है डिवेंचर इशू करने की वजह से। यहाँ पर हो रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर प्रीमियम में इशू कर रहे हैं। अगर कुछ कैश के अलावा कुछ और में कर रहे हैं तो एसेट हो सकता है, तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। अगर कोलैटरल सिक्योरिटी के हिसाब से इशू कर रहे हैं तो फिर कोई एंट्री करना नहीं है, सिर्फ इसी फैक्ट को डिस्क्लोज करना है कि हम लोगों ने जो इशू किया है वो एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किया है। और अगर रिडेम्पशन डिवेंचर का हो रहा है वो पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है, डिस्काउंट पे हो सकता है, लेकिन अगर प्रीमियम पे होगा तो लॉस है। अगर प्रीमियम पे हम लोग डिवेंचर को रिडीम कर रहे हैं तो वो लॉस है, क्योंकि डिवेंचर लिया है तो इंटरेस्ट तो दे रहा है, वो तो हर ईयरली हो मंथली हो जैसा भी हो, ऐसा भी हो सकता है कि क्वार्टरली देना पड़ रहा है या फिर हाफ ईयरली देना पड़ रहा है इंटरेस्ट, या फिर मंथली देना पड़ रहा है या फिर ईयरली देना पड़ रहा है, तो इंटरेस्ट तो दे ही रहा है, वो तो बेयर करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर प्रीमियम पे रिडीम कर रहा है तो जो लॉस होगा उस लॉस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा ऑन द डे ऑफ इशू, जिस दिन इशू कर रहे उसी दिन। और एक एंट्री भी होगा अगर प्रीमियम पे रिडेम्पशन हो रहा है तो क्या एंट्री होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, क्योंकि जो फ्यूचर का लॉस है वो अभी ही हम लोगों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फ्यूचर का लॉस जो है उसे हम लोगों को अभी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये है, ये एक्चुअली क्या है, ये हम लोगों का लॉस है, ये नुकसान है, ठीक है, और ये लाइबिलिटी है। जो फ्यूचर में नुकसान होगा उसको अभी से लाइबिलिटी क्रिएट करना है हम लोगों को। और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो होगा वो राइट ऑफ कैसे करना है, वो एक पीरियड में किस तरह से राइट ऑफ होगा, जो आउटस्टैंडिंग डिवेंचर रहेगा उस रेशियो में, ठीक है। आउटस्टैंडिंग डिवेंचर मतलब मान लो 1 लाख का डिवेंचर लिया है, फर्स्ट ईयर हम लोगों ने 20,000 मतलब रिडीम किया, यानी 80,000 बच गया, फिर 20,000 किया तो बच गया 60,000, फिर 20,000 पे किया तो 40,000। तो आउटस्टैंडिंग कितना रह रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि फर्स्ट ईयर 1 लाख था तो पूरा 1 लाख एक साल तक आउटस्टैंडिंग था, मतलब लोन पूरा 1 लाख का था। जैसे ही फर्स्ट ईयर के एंड में हम लोगों ने 20,000 पे कर दिया, मतलब रिडीम करवा लिया, तो हम लोगों का आउटस्टैंडिंग कितना बच रहा है, 80,000 अप टू सेकेंड ईयर के एंड तक, क्योंकि फिर नेक्स्ट हम लोगों ने सेकेंड ईयर के एंड में किया। तो उसी आउटस्टैंडिंग रेशियो में हम लोगों को क्या करना है, ये जो प्रीमियम हो रहा है रिडेम्पशन पे, मतलब प्रीमियम पे जो रिडेम्पशन होगा उसका जो लॉस हो रहा है उसे राइट ऑफ करना है, और उसके बाद उस लॉस को फिर कहाँ पर ट्रांसफर करना है, PL पे ट्रांसफर करना है। और डिवेंचर इशू करेंगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट का एंट्री होता है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो डिवेंचर इंटरेस्ट और SPL टू डिवेंचर इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट देखो हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसके ऊपर, इशू का कुछ एग्जांपल्स करते हैं। A Limited issued 10% debenture of ₹100 each for
1 लाख कर देते, फॉर रुपीज 1 लाख। जर्नल एंट्री पास करवाना है, बस इतना सा ही है। हम लोग को जर्नल एंट्री पास करवाना है। हम लोग एक बार थोड़ा सा एंट्री जो है वो समझ लेते हैं ताकि रिडेम्पशन के टाइम में प्रॉब्लम ना हो। तो क्वेश्चन हम लोग का ये दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए लिमिटेड इशू 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच फॉर 1 लाख जर्नलाइज या फिर जर्नल एंट्री पास करवाना है। तो ए लिमिटेड ने इशू किया है 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। तो 100 मतलब पर वैल्यू, अभी मैंने बताया है कि डिवेंचर का कुछ नहीं बताएगा तो पर वैल्यू 100 होगा। अच्छा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख देते हैं, ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI से लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज 10% दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एंट्री पास करवाना है। तो ये पर वैल्यू का है इशू, तो एंट्री क्या हो जाएगा बताओ, बताओ एंट्री क्या होगा। बैंक टू 10% डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। अमाउंट बताओ, अमाउंट कितनी है? 1 लाख। 1 लाख, हाँ 1 लाख होगा अमाउंट, क्योंकि 100 करके है और रुपीज 1 लाख मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बता ही दिया है। देखो 1 लाख यानी नंबर ऑफ डिवेंचर कितना इशू हुआ था पता है, रुपीज 1 लाख हम लोगों ने किया है टोटल, और एक एक डिवेंचर का वैल्यू है 100 रुपीज करके। तो नंबर ऑफ डिवेंचर यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ रहा है 1 लाख मतलब 50 और डिवाइडेड बाई 100 कितना आ रहा है 1000। नंबर ऑफ डिवेंचर आ रहा है 1000, ठीक है। तो ये देख लेना है कि रुपीज में है या कैसे है। तो नंबर ऑफ डिवेंचर अब 1000 इंटू 100 करो तो भी 1 लाख ही आएगा। तो ये हो गया 1 लाख। अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जांपल, ए लिमिटेड issued 16% debenture of rupees 100 each. Total number 1000 at premium of 5%. जर्नल एंट्री पास करवाना। देखो क्वेश्चन क्या है, ए लिमिटेड इशूड 16% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, टोटल नंबर्स 1000 एट द प्रीमियम ऑफ 5%। प्रीमियम पे इशू किया है तो एंट्री पास करवाना है। तो देखो लिखा हुआ है हम लोगों का, अभी तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है ना, देखो प्रीमियम पे इशू करने से क्या एंट्री होता है, अभी तो हम लोग इशू कर रहे हैं ना, प्रीमियम पे इशू करने से एंट्री ये वाला हो जाएगा। ये बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर जो रहेगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 16% डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो कितना डिवेंचर इशू किया है, नंबर हम लोग को बता दिया है, देखो 1000 इंटू, यहाँ भी हो जाएगा 1000 इंटू, नंबर बता दिया है 1000 इंटू। अब देखो कितना है 100 ईच, पर वैल्यू है 100 तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। लेकिन कितने प्रीमियम पे है, तो प्रीमियम का वैल्यू देखो दिया हुआ है, तो प्रीमियम का वैल्यू इधर है 5%।
तो 1000 पे 5% यानी कितना हो जाएगा 105। तो 105 रुपीज करके हम लोग को मिलेगा क्योंकि हम लोगों ने 5 रुपीज प्रीमियम पे इशू किया है। तो ये हो जाएगा 5000, ये हो गया 1 लाख और ये हो जाएगा 1,05,000, 1,05,000। नेक्स्ट, A Limited issued 1,009% debenture of rupees 100 each at discount of 5%. जर्नल एंट्री पास कर। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया, हम ए लिमिटेड ने इशू किया है 1000, ठीक है 1000 बता दिया यानी नंबर, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो 1000 नंबर हम लोग को काउंट करना है। 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 5% डिस्काउंट होगा तो हम लोग डिस्काउंट का एंट्री करेंगे। तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू 9% डिवेंचर। तो नंबर है 1000 और यहाँ पर 1000 नंबर जो है 1000 हम लोग को लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और यहाँ पर देखना पड़ेगा डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट दिया हुआ है 5%। तो 100 रुपीज का 5% यानी 5 रुपीज हो जाएगा, ये हो जाएगा 95 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 1 लाख और ये हो गया 5000 और ये हो गया 95। अब ये डिस्काउंट जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉस ऑन इशू, इसे हम लोग लिख सकते हैं लॉस ऑन इशू, ये याद रखो लॉस ऑन इशू या फिर डिस्काउंट ऑन इशू एक ही बात है, ये हम लोग लिख सकते हैं इसकी जगह पर। तो ये हम लोगों ने जो भी अभी तक लिखा था, देखो हम लोगों ने अभी क्या सीखा, हम लोगों ने ये एंट्री को पास करवाना सीखा, दैट इज इशू का इशूड एट पार, इशूड एट डिस्काउंट और इशूड एट प्रीमियम, ये 3 चीज हम लोगों ने सीखा अभी। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप का डिवेंचर हो सकता है। तो एक मिनिमम जो रहेगा वो हम बता देते हैं। तो इसके लिए लिखो डिवेंचर can have different names based on certain features। तो फीचर्स के ऊपर डिपेंड करके डिवेंचर का अलग अलग जो नाम है वो हो सकता है। फर्स्ट लिखो कन्वर्टेबल डिवेंचर, जो अभी हम बता रहे थे। कन्वर्टेबल डिवेंचर मतलब फ्यूचर में जिसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर में। फ्यूचर कन्वर्जन into इक्विटी शेयर, तो इसे बोलते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर जो कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट मॉर्टगेज डिवेंचर, मॉर्टगेज डिवेंचर यानी जो डिवेंचर को हम लोग सिक्योरिटी के हिसाब से यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी इज
in nature of mortgage. नेक्स्ट लिखो फर्स्ट डिवेंचर। तुम लोग अगर कभी बैलेंस शीट देखोगे तो वहां पर ऐसा भी लिखा हुआ रहता है फर्स्ट डिवेंचर, सेकंड डिवेंचर। तो ये प्रायोरिटी है। फर्स्ट डिवेंचर मतलब ये प्रायोरिटी है। इसका मतलब है अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाता है तो डिवेंचर में सबसे पहले अगर फर्स्ट डिवेंचर है कंपनी के पास तो फर्स्ट डिवेंचर होल्डर को पैसा मिलेगा, बाद में बाकी सब, क्योंकि सबसे पहले तो डिवेंचर को ही मिलता है। लेकिन डिवेंचर होल्डर में से कौन से डिवेंचर होल्डर को मिलेगा? अगर कंपनी के पास सारा इस टाइप का डिवेंचर है तो सबसे पहले फर्स्ट डिवेंचर को मिलेगा। तो इसको लिखो रिडेम्पशन विल बी एट फर्स्ट। तो रिडेम्पशन इन लोगों का पहले करना पड़ेगा अगर कंपनी लिक्विडेट हो रहा है। लिक्विडेट केस में ही ये वाला होगा। और नेक्स्ट ऐसे भी नाम है सेकेंड डिवेंचर। सेकेंड डिवेंचर में क्या होगा? सेकेंड प्लेस में रिडेम्पशन होगा। सेकेंड डिवेंचर मतलब जो रिडेम्पशन होगा वो सेकेंड प्लेस में होगा। तो रिडेम्पशन विल बी एट सेकेंड प्लेस। इन लोगों को बाद में पैसा मिलेगा, पहले फर्स्ट डिवेंचर को मिलेगा उसके बाद में। नेक्स्ट अब एक एग्जांपल करते हैं, फिर अब रिडेम्पशन का एग्जांपल करेंगे। ए लिमिटेड इशूड 10% डिवेंचर of rupees 1 lakh at premium of 10%, which are redeemable at 5% premium। जर्नल एंट्री पास करना। तो इसमें हम लोग को जर्नल एंट्री पास करवाना है। क्वेश्चन ये है कि ए लिमिटेड ने इशू किया है डिबेंचर 10% वाला 1 लाख रुपीज का एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, और इशू का एंट्री अभी हम लोगों ने किया। लेकिन यहाँ पर इशू के साथ साथ यह भी बता दिया है क्वेश्चन में कि रिडेम्पशन का नेचर क्या है, जो कि है 5% प्रीमियम। रिडीम जो होगा 5% प्रीमियम। और अभी हम लोगों ने देखो यहाँ पर नोट लगा के अभी पढ़ा था कि if redemption of debenture is at premium, then premium on redemption should be recognized as liability along with the loss on issue on the date of issue। तो जिस दिन इशू होगा उसी दिन हम लोगों को ये एंट्री भी पास करवाना है, जो कि है लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये रिडेम्पशन डेट पे नहीं होगा, ये उसी डेट पे होगा जिस दिन इशू हो रहा है। अगर प्रीमियम पे रिडेम्पशन होगा तो इशू डेट पे 2 एंट्री होगा, ये हमेशा याद रखो। इशू डेट पे 2 एंट्री होगा। तो यहाँ पर पहले इशू का एंट्री करते थे। इशू का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिख सकते हो। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, क्योंकि 10% डिवेंचर इशू हुआ है 1 लाख वाला, लेकिन एट ए प्रीमियम बता दिया है, प्रीमियम ऑफ 10%।
तो 1 लाख पे 10% कैलकुलेट कर लो तो कितना आ जाएगा, 1 लाख पे 10%, 1,10,000 आ जाएगा। इस ये तो पर वैल्यू है, अब इस पे 10% लगाना है तो 1,10,000 आ गया, और यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख, तो प्रीमियम कितना है 10,000। ये हो रहा है इशू, इस पे लिख देते हैं समझने के लिए, बीइंग डिवेंचर इशू। लेकिन क्वेश्चन में रिडेम्पशन का जो मतलब क्राइटेरिया है वो भी बता दिया है कि किस तरह से रिडेम्पशन होने वाला है। तो रिडेम्पशन बता दिया है कि प्रीमियम पे होगा, अगर प्रीमियम पे होगा तो इशू डे पे इशू के अलावा और एक एंट्री करना ही पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगा, लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अब ये चेक करना पड़ेगा कि कितने प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है। तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5%, तो 5% हम लोगों को प्रीमियम का एंट्री करना पड़ेगा। तो 5% मतलब कितना हो जाएगा, 1 लाख पे 5% कैलकुलेट कर लो, क्योंकि 1 लाख का डिवेंचर हम लोगों ने लिया था 5%, तो हो जाता है 5,000। बीइंग लॉस ऑन इशू रिकॉर्डेड। ये फ्यूचर का चीज अभी हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, और ये रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। और किस तरह से प्रीमियम मैंने कैलकुलेट किया, 5% था, डिवेंचर 1 लाख का था। नॉर्मली डिवेंचर क्या होता है, 100 रुपीज का होता है, 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो नंबर ऑफ डिवेंचर मिल जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री हम लोगों ने 1000 से किया था, तो 1000 इंटू 100 5, 1000 इंटू 100, 1000 इंटू 5, और यहाँ पर 1000 डिवेंचर पे कितना प्रीमियम हो रहा है 5%, तो 1000 इंटू 100 यानी 1 लाख पे 5%, तो हो जाता है 5000। इस तरह से हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम लोग सीखेंगे कि लॉस जो हो रहा है उससे किस तरह से हम लोग को राइट ऑफ करना है, क्योंकि अगर हम लोग प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो हम लोगों का लॉस हो रहा है। तो लॉस को किस तरह से राइट ऑफ करना है, अभी मैंने बताया था, आउटस्टैंडिंग रेशियो के ऊपर डिपेंड करके वो राइट ऑफ होता है। तो इसके ऊपर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं, तो देखो समझ जाओगे किस तरह से होगा। द एमोटाइजेशन ऑफ लॉस ऑन इशू, किस तरह से एमोटाइज यानी राइट ऑफ करना है जो कि लॉस ऑन इशू है। तो एक एग्जांपल लिखेंगे हम लोग, ए लिमिटेड issued 5% debenture rupees for rupees 1 lakh at 10% discount. These debenture are to be redeemed at 6% premium. Date of issue was 1/4/2010. Redemption date redemption date are rupees 20,000 on 31st March 2011, rupees 15,000 on 30th September 2011, rupees
15,000 on 31st March 2012. Rupees 25,000 on 30th June 2012. 30th June 2012. Rupees 25,000 on 31st March 2012. Calculate amount of discount to be amortized बस इतना ही. Calculate amount of discount to be amortized किस तरह से होगा डिस्काउंट, या फिर इसी का और एक नाम अभी मैंने बताया क्या है, लॉस ऑन डिस्काउंट और लॉस ऑन. तो देखो क्वेश्चन क्या है, ए लिमिटेड इशू किया है 5% डिवेंचर फॉर ₹1 lakh एट 10% डिस्काउंट. These debentures are to be redeemed at 6% प्रीमियम. तो डिस्काउंट पे इशू हुआ है, रिडीम होगा प्रीमियम पे. तो अगर प्रीमियम पे रिडीम होगा तो इशू डेट पे 2 एंट्री होना चाहिए. और रिडीम किस तरह से हो रहा है, डेट ऑफ इशू पहले बता दिया है 1/4/2010 और रिडेम्पशन जो हो रहा है ₹20,000 फर्स्ट रिडीम हो रहा है ऑन 31st March 2011 को, 15,000 हो रहा है 30th September 2011 को, 15,000 फिर से हो रहा है ऑन 31st March 2012 और 25,000 हो रहा है 30th June 2012 और 25,000 हो रहा है फिर से 31st, ये 30th जून है. 30th जून के बाद 25,000 जो है वो होगा 31st दिसंबर. अच्छा इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लो, ये 31st दिसंबर. 31st December 2012. ये 31st December को, 31st December 2012. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू. तो यहाँ पर जर्नल एंट्री तो बोला नहीं है, लेकिन तुम लोग अगर जर्नल एंट्री पास नहीं करवाओगे तो नहीं समझ में आएगा कि कितना हो रहा है लॉस ऑन इशू. और अगर समझ में आता है तो मुझे एक बार बताओ तुम लोग की टोटल लॉस ऑन इशू क्या होगा. तो विदाउट जर्नल के भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग चाहे तो जर्नल से समझने के लिए कर सकते हैं. देखो या फिर टोटल कैलकुलेटर में तुम लोग बताओ. तो पहले डिस्काउंट में हम लोग इसे इशू कर देते हैं, नहीं तो तुम लोग अगर ऐसे ही बता सकते हो तो मुझे बताओ कितना हो रहा है टोटल लॉस ऑन इशू. पहले तो पता करें कितना लॉस ऑन इशू हो रहा है, तभी तो रिडीम करेंगे, राइट ऑफ करेंगे लॉस ऑन इशू को. तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितना बताया है 5% डिवेंचर 1 लाख वाला. तो 5% डिवेंचर ये 1 लाख और एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%. तो 1 लाख पे 10% डिस्काउंट यानी कितना हो जाएगा 10,000. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 90,000. और सेकेंड यहाँ पर क्योंकि प्रीमियम पे रिडीम होगा तो इशू डे पे 2 एंट्री होगा और सेकेंड एंट्री होगा लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. और ये कितना होगा बताओ, कितना प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है 6%. हाँ तो 6%, 1 लाख पे 6% कैलकुलेट कर लो तो हो जाएगा 6,000. ये एंट्री नेसेसरी नहीं था, लेकिन किस तरह से तुम लोग टोटल कैलकुलेट करोगे डिस्काउंट उसके लिए मैंने ये समझाया. तो देखो यहाँ पर लॉस ऑन इशू का अमाउंट देखो, एक बार यहाँ पर आया है 10,000 और एक बार यहाँ पर आया है
6,000, तो टोटल लॉस ऑन इशू जो हो रहा है वो हो जाता है 16,000। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं टोटल लॉस ऑन इशू 10,000 प्लस 6,000 16,000, और इसे हम लोग को राइट ऑफ करना है जितना आउटस्टैंडिंग रह रहा है उसके बेसिस पे। अब कैसे आउटस्टैंडिंग को कैलकुलेट करेंगे उसी के लिए दिया हुआ है रिडेम्पशन डेट कब से स्टार्ट हो रहा है और कितना कितना अमाउंट से रिडेम्पशन होना स्टार्ट हुआ है, और उसी बेसिस पे हम लोग चेक करेंगे कि आउटस्टैंडिंग किस तरह से रह रहा है। तो देखो एक बार हम लोग को ड्रॉ करके समझाते हैं कि किस तरह से आउटस्टैंडिंग रह रहा है, फिर हम लोग सम को कंप्लीट करेंगे। तो देखो सबसे पहले तुम लोग अगर क्वेश्चन देखोगे तो देखो रिडीम कब हुआ था, सॉरी इशू कब हुआ था, देखो 1/4/2010 जो है तब इशू हुआ है। तो 1/4/2010, तो ईयरली बेसिस में से डिवाइड कर लेते हैं। 1/4/2010 इसका एंड होगा 31 मार्च 2011, फिर यहाँ पर एंड होगा 31 मार्च 2012, और हम लोग को क्वेश्चन कब तक का दिया हुआ है 31 दिसंबर 2012, यानी दिसंबर यानी 31 मार्च हम लोग लिख सकते हैं 2013 तक लिख सकते हैं, क्योंकि दिसंबर ये तो फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है ना, मतलब अप्रैल टू मार्च दिया हुआ है, तो इसका मतलब अगर दिसंबर आ रहा है तो एंड तो 31 मार्च को ही होगा, तो इसलिए मैंने 31 मार्च 2013 लिख लिया। अब देखो रिडेम्पशन जो हो रहा है वो किस बेसिस पे हो रहा है। तो रिडेम्पशन स्टार्ट हुआ है ₹20,000 से, और 31 मार्च 2011 को रिडेम्पशन हुआ है। फर्स्ट रिडेम्पशन हुआ है 31 मार्च 2011 को, तो यहाँ पर रिडेम्पशन हुआ है। और हम लोगों ने जो लोन लिया था, ये देखो एंट्री से पता चल रहा है हम लोगों ने लोन लिया है 90,000 का, लेकिन डिबेंचर कितने का इशू हो रहा है, वो तो मतलब हम लोग ने डिस्काउंट में इशू किया तो 90,000 रिसीव हुआ है, बट डिबेंचर तो 1 लाख का है, ठीक है, डिस्काउंटेड वैल्यू के साथ 90,000 रिसीव्ड वैल्यू है, बट डिबेंचर है 1 लाख का। तो देखो जब हम लोगों ने लोन लिया तो यहाँ पर कितना आउटस्टैंडिंग था 1 लाख, ठीक है। ये कितना दिन आउटस्टैंडिंग था, अप्रैल मई में भी 1 लाख, जून ये 1 लाख लिख रहे हैं, एक्चुअली 1 लिख देते तो तुम लोग समझ जाओगे, ये पूरा लाख में है, तो ये 1, ये हो गया अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब और मार्च, 31 मार्च तक 1 लाख का ही क्या है यहाँ, ये देखो पूरा 1 लाख का आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, पूरा 1 लाख आउटस्टैंडिंग है अप टू 12 मंथ्स तक, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रिडेम्पशन जो हुआ है, फर्स्ट रिडेम्पशन हुआ है 31 मार्च 2011 को, और वो है 20,000 का, तो 31 मार्च 2011 में 20,000 का हुआ है रिडेम्पशन। तो यहाँ पर 20,000 पे कर दिया है हम लोगों ने, कितने में से 1 लाख में से, क्योंकि पूरा ईयर 1 लाख था। ये मैंने क्या किया एक्चुअली, ये मैंने मंथली डिवाइडेशन दिखाया, ठीक है, हर एक मंथ का मंथली डिवाइडेशन दिखाया है कि 1 लाख करके आउटस्टैंडिंग चल रहा था पूरे साल भर। अब 20,000 का अगर हम लोगों ने रिडीम कर दिया है तो अब जो आउटस्टैंडिंग है वो कितना रहेगा बताओ, 80,000। आउटस्टैंडिंग कितना रहेगा, रिडीम तो 20,000 हुआ है, आउटस्टैंडिंग कितना रहेगा 1 लाख था ना, ये देखो ड्रॉ देखो, पूरे साल में 1 मतलब पूरे महीने में 1 लाख 1 लाख 1 लाख इस तरह से चलता ही गया, मतलब पूरा 1 लाख का आउटस्टैंडिंग था, पूरे साल भर में 1 लाख का आउटस्टैंडिंग था, पूरा 12 मंथ्स तक 1 लाख का आउटस्टैंडिंग। तो 20,000 रिडीम यानी पे कर दिया हम लोगों ने, तो अब आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना रहेगा, 1 लाख लोन में से अगर 20,000 पे कर देंगे तो आउटस्टैंडिंग का अमाउंट कितना होगा बताओ, बताओ 80,000. 80,000, तो आउटस्टैंडिंग का अमाउंट कितना रहेगा 80,000, आउटस्टैंडिंग मीन्स जो बाकी है, तो 1 लाख में से अगर 20,000 हम लोग रीपे, रिडेम्पशन मतलब रीपे कर देना, पे कर दे रहे 20,000, और ये जो है पे कर रहे हैं हम लोग 31 मार्च 2011 को, तो हम लोग का आउटस्टैंडिंग रहेगा 80,000। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि आउटस्टैंडिंग रहेगा हम लोग का 80,000। अब देखो 80,000 लिख रहा है तो 80,000,
तो 80 अब ये कितना दिन चलेगा ये चेक करना है हम लोगों को। देखो नेक्स्ट रिडेम्पशन हुआ है 30 सितंबर 2011 को, नेक्स्ट रिडेम्पशन हुआ है 30 सितंबर 2011 को हुआ है। तो 30 सितंबर तक ये रिडेम्पशन चलेगा। 30 सितंबर यहाँ पर हम पॉइंट आउट करते हैं, यहाँ पर आ रहा है सपोज 30 सितंबर 2011, ठीक है, क्योंकि ये मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो यहाँ पर फिर से रिडेम्पशन हुआ है। तो जब तक रिडेम्पशन नहीं हो रहा है तब तक आउटस्टैंडिंग कितना लोन बाकी रह रहा है 80। अब ये 80 कितना बार बाकी रहेगा, मार्च का एंड तक हो गया है, तो मार्च का एंड में हम लोगों ने पे कर दिया, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक हो जाएगा, और सितंबर के एंड में हुआ था तो ये देखो सितंबर तक रहेगा। और फिर यहाँ पर कितना रिडीम हुआ है देखो, फिर यहाँ पर रिडीम हो रहा है 15,000, यहाँ पर आके रिडीम हो गया है 15,000, यहाँ पर आके रिडीम हो गया 15,000। तो ये पूरे जो टाइम है इसमें कितना आउटस्टैंडिंग था, ये पूरा जो टाइम है इसमें 80,000 करके ही आउटस्टैंडिंग था। और कितना महीने तक था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6, तो देखो 1 2 3 4 5 6 मैंने 6 बार ही लिखा है 80,000, और उसके बाद 15,000 हो गया। 80,000 में से अगर 50,000 चला जाएगा कितना बचेगा, 65, और ये 65,000 जो है ये चलेगा कितना तक, ये चल रहा है देखो ये पूरे ईयर में तो चलेगा। नेक्स्ट रिडेम्पशन चेक करते हैं, नेक्स्ट रिडेम्पशन है 31 मार्च 2012 को, तो अप टू उतना तक चलेगा। तो फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 65, तो सितंबर कंप्लीट हो गया था, तो उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं 65, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब और मार्च तक, तो ये बात, ठीक है, तो यहाँ तक। उसके बाद रिडीम कितना हुआ है, 31 मार्च को रिडीम हुआ है, यहाँ पर चेक करते हैं 15,000, 31 मार्च 2012 को रिडीम हुआ है 15,000, तो यहाँ से फिर से हम लोग 15,000 लेस कर देंगे, तो 65,000 में से 15,000 पे हो गया, तो बचा कितना 50,000। अब ये जो है ये हम लोग को 50,000 से लिखना है, लेकिन कितना तक लिखना है वो चेक करेंगे। 50,000 50, ये 50 कहाँ तक चलेगा, नेक्स्ट रिडेम्पशन के आगे तक। तो ये नेक्स्ट रिडेम्पशन है 30th, यहाँ पर लिखते हैं 30th जून, तो यहाँ पर लिख देते हैं 30th जून, तो वहां तक चलेगा। तो 50 ये हो गया मार्च अप्रैल मई और जून, तो ये हो जाएगा 4 बार। तो जून, और जून में कितना रिडेम्पशन हुआ है, या 30th जून में रिडेम्पशन हुआ है 25,000, तो 25,000 का रिडेम्पशन हुआ है, तो यहाँ पर लिखते हैं -25,000, तो 50,000 में से 25,000 पे हो गया, तो बचेगा कितना 25,000 ही बचेगा। और ये 25,000 कितना दिन आउटस्टैंडिंग है ये चेक करते हैं, और ये 25,000 आउटस्टैंडिंग रह रहा है 25 करके लिखना पड़ेगा। लास्ट रिडेम्पशन हुआ है 30th दिसंबर को, 31 दिसंबर को, तो 25 ये जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक, यहाँ तक चलेगा। लेकिन ईयर एंड हो रहा है हम लोगों का, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर है, तो ईयर एंड तो यहाँ पर हो रहा है, तो इस तरह से। तो आउटस्टैंडिंग कितना रहा देखो, ये जो है ये पूरा टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा 1 लाख करके इंटू 12/12, ठीक है, ये पूरा आउटस्टैंडिंग कितना हो जा रहा है 12 महीने का है, 12 मंथ्स का, तो 12/12 आउटस्टैंडिंग रह रहा है। यहाँ का स्लॉट देखोगे तो 80,000 करके कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6, तो 80,000 करके 6 टाइम्स है, तो 80 into 6 कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर क्योंकि ये पूरे 1 साल का है ना, तो इसका 1 ही साल के अंदर हम लोग को दिखाना पड़ेगा। ये फुल ईयर में एक ही, लास्ट एट द एंड ऑफ द ईयर में रिडीम हुआ है, ये पूरे साल में 2 बार रिडीम हुआ है, तो 65 into ये कितना हो जाएगा, ये 6 है, तो ये पूरा कवर कर रहा है, तो ये कितना हो रहा है काउंट करके देख लो 1 2 3 4 5 6, तो ये इतना बार हो जा रहा है। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 12, ठीक है। अच्छा, और ये देखो 50,000 करके है 4 टाइम्स, ये हम लोग का 50,000 करके है 4 टाइम्स, और यहाँ पर प्लस 25,000 करके हो जा रहा है
1 2 3 4 5 6 टाइम्स हो जा रहा है डिवाइडेड बाय 12। जो भी हो, ये मैंने इस तरह से समझा है कि आउटस्टैंडिंग किस तरह से हो रहा है। अब हम लोग इसको अगर क्वेश्चन मतलब जो सोल्यूशन है जिस तरह से करेंगे उसमें देखो हम लोग को कैसे लिखना है। हम लोग इस तरह से लिखेंगे, रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर। तो ड्रॉ देखो, ड्रॉ में हम लोगों ने देखा कि 2010-11 में क्या कंडीशन है, 10-11 में पूरा 1 लाख के आउटस्टैंडिंग था, कुछ भी पे नहीं हुआ, तो 1 लाख इनटू ये पूरे साल भर आउटस्टैंडिंग था, तो डिवाइडेड बाय 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 12 मतलब 1 लाख अगर 12 मंथ्स तक आउटस्टैंडिंग था तो पूरे हर महीने में कितना करके आउटस्टैंडिंग हो रहा है 833 अगर तुम लोग डिवाइड करोगे और पूरे 12 मंथ्स में कितना हो जाएगा, तो 1 लाख मतलब पूरे साल भर 1 लाख का ही लोन आउटस्टैंडिंग था। फिर 11-12 में 2 टाइम्स पे हुआ है। एक बार तो 80,000 आउटस्टैंडिंग होगा क्योंकि 2 बार रीपे हुआ है, तो एक बार देखो रीपे जो हुआ है वो है 20,000, तो आउटस्टैंडिंग हो रहा है 80 और आउटस्टैंडिंग हो रहा है 65। तो इस तरह से 80 और 65, तो 80 कितना दिन आउटस्टैंडिंग रह रहा है, 80 आउटस्टैंडिंग रह रहा है 6 और 65 भी 6 मंथ्स, तो 6/12 6/12। तो यहाँ पर आ गया 40,000 और यहाँ पर आ जाएगा 32,500, तो पूरा टोटल जो है वो हो रहा है 72,500। और लास्ट जो है 12-13 का देखो क्या अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, 50 और 25, तो 50,000 और 25,000। और देखो टाइम ड्यूरेशन 4 and 6, अच्छा 3 and 6 होगा शायद, ये 3 होगा, ये मार्च खत्म हो गया तो अप्रैल मई जून, हाँ एक ज्यादा लिख दिया मैंने, अप्रैल मई जून, तो 3 मंथ्स हो रहा है ना, ये मंथ काउंट करो, ऐसे लिखना जरूरी नहीं है तुम लोग को, ये मैंने सिर्फ बताने के लिए किया, समझाने के लिए। तुम लोग कैसे काउंट करोगे, अप्रैल टू कहाँ तक काउंट करोगे, मार्च, पूरा 12 मंथ्स हो रहा है, मार्च से फिर काउंट करोगे 30 सितंबर, तो मार्च खत्म हो रहा है तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ्स हो जाएगा, फिर सितंबर खत्म हो रहा है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, फिर 6 मंथ्स, फिर मार्च यहाँ खत्म, यहाँ स्टार्टिंग होगा अप्रैल मई जून, बिकॉज 30 जून तक होगा, तो 3 मंथ्स, फिर जून खत्म हो रहा है यहाँ पर, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो ये यहाँ पर 3 हो जाना चाहिए और यहाँ पर हो जाएगा, ये मार्च तक तो नहीं हो रहा है, ये एक्चुअली दिसंबर तक होगा, ये जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो इसका काम करते हैं, इसे 30 दिसंबर कर देते हैं और यहाँ पर ईयर एंड होगा, ठीक है, यहाँ पर ईयर एंड होगा, वो रीपे का मैंने ड्रॉ दिखा दिया, तो 3/12 6/12 तुम लोग को डेट टू डेट काउंट करना है, तो ये कितना हो जा रहा है 12,500 दोनों का टोटल लगाओ 25,000। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को रेशियो निकालना है, आउटस्टैंडिंग तो पता चल गया, अब हम लोग को रेशियो कैलकुलेट करना है, तो रेशियो कैलकुलेट करेंगे, तो रेशियो हो जा रहा है 1 लाख is to 72,500 is to 25,000, तो आंसर आ जा रहा है 330 हटा दो, सब में से 330 हटा दो, 100 725, अच्छा 20 हटेगा, 30 250, अब डिवाइड करो तो देखो आ जाएगा 25 से डिवाइड कर लो, तो ये आ गया 10, इसे 25 से डिवाइड करेंगे तो 29 आएगा शायद, 725 डिवाइडेड बाई 29 और 1000 डिवाइडेड बाई 25, तो ये हो जा रहा है 40, तो ये आउटस्टैंडिंग रेशियो आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, जो 16,000 रुपीज का टोटल हम लोगों का डिस्काउंट हुआ है उसे राइट अप करना, डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, तो फर्स्ट ईयर जो हो जाएगा मतलब 10-11 में कितना हो जाएगा, 11-12 एंड 12-13, तो 16
16,000 into 16,000 into 16,000 into, अच्छा तो यहाँ पर आ जाएगा 40, यहाँ पर 29 और यहाँ पर 10 और डिवाइडेड बाय टोटल सब में हो रहा है 40 एंड 50 7 8 9, तो ये कितना हो जा रहा है 79 डिवाइडेड बाय 79 डिवाइडेड बाय 79। थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, जो भी हो तुम लोग कैलकुलेशन करो। 40 by 79, 29 by 79, 10 by 70, तो आंसर आ रहा है 8101 5873 और शायद 202 16,000 into 10 divided by 20, 2025 आ रहा है। ठीक है, 2025 आ रहा है। अब इसका एंट्री अगर पास करवाना है तो हम एक दिखा देते, तुम लोग बाकी सेम एज इट इज लिखोगे, सिर्फ ईयर चेंज करके SPL टू लॉस ऑन इशू। 16,000 में से कितना सबसे पहले डिडक्ट हो जाएगा? 8101 SPL अकाउंट डेबिट। फर्स्ट ईयर इतना राइट ऑफ हो गया, फिर सेकेंड ईयर सेम एंट्री, अमाउंट हो जाएगा 5873, तो फिर से लिखोगे SPL टू लॉस ऑन इशू 5873, लास्ट में भी वैसे ही लिखना है। और लास्ट एंट्री हम नहीं लिख रहे, तुम लोग लिख लो 12-13 का सेम एंट्री उसी तरह से होगा, तो लिख ही देते हैं। टू 2025 इस तरह से 16,000 जो है वो राइट ऑफ हो जा रहा है, 16,000 जो है वो राइट ऑफ हो जा रहा है।